बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। आज का जो हमारा टॉपिक है वो है चैप्टर नंबर 7 ऑसिलेशंस का लेक्चर नंबर 4 सिंपल पेंडुलम, जो कि बोर्ड के पॉइंट ऑफ व्यू से भी एक इम्पोर्टेंट टॉपिक है। और इस टॉपिक को आप प्रीवियस क्लासेस में भी जो है वो एक दो दफ़ा रिपीट कर चुके हैं। तो आज हम इसके बारे में कुछ डिटेल के साथ जो है वो जानेंगे कि सिंपल पेंडुलम क्या है। तो सबसे पहले चलिए हम देखते हैं कि एक आइडियल सिंपल पेंडुलम क्या होता है। आइडियल सिंपल पेंडुलम क्या है? आइडियल सिंपल पेंडुलम की ये आपके पास प्रॉपर्टीज होनी चाहिए, जो कि हमने बताया। आइडियल सिंपल पेंडुलम कंसिस्ट ऑफ हैवी पॉइंट मैस। पॉइंट मैस वो बहुत ही स्मॉल साइज में हो, लेकिन हैवी होना चाहिए, डेंसिटी उसकी ज़्यादा हो। सस्पेंडेड बाय ए वेटलेस स्ट्रिंग। सिर्फ वेटलेस ही ना हो, बल्कि उसकी दो प्रॉपर्टीज और भी होनी चाहिए। वेटलेस भी हो, फ्लेक्सिबल भी हो और इनएक्सटेंसिबल भी हो। यानी कि उस स्ट्रिंग का जो वेट है वो ना होने के बराबर हो, नंबर एक। दूसरा, फ्लेक्सिबल होनी चाहिए। फ्लेक्सिबल का मतलब है कि ये ना इतनी स्टिफ हो, स्टिफ नहीं होनी चाहिए, फ्लेक्सिबल हो, स्ट्रेचेबल होनी चाहिए। और इनएक्सटेंसिबल की मीनिंग हम यूँ लेते हैं। इनएक्सटेंसिबल का मतलब है कि जब हम सपोज के टेम्परेचर की वेरिएशन अगर आ रही हो, तो इसकी लेंथ के अंदर परमानेंट चेंजिंग ना हो। जैसे आपको पता है कि विंटर सीजन के अंदर जो है वो जो इस तरह का मटेरियल है उसकी लेंथ जो है वो स्क्वीज हो जाती है, कम हो जाती है। और समर सीजन के अंदर उसकी लेंथ लेंथ जो है वो एक्सटेंड हो जाती है। तो ये वाला जो है इसके साथ काम ना होता हो, जो स्ट्रिंग है आप यहाँ पे यूज़ कर रहे हैं। तो स्ट्रिंग की तीन प्रॉपर्टीज हमने बताई हैं, वेटलेस, फ्लेक्सिबल और इनएक्सटेंसिबल। और मैथ की प्रॉपर्टी क्या है? दो। एक हैवी भी होना चाहिए और पॉइंट मैथ भी होना चाहिए, मैसिव होना चाहिए। और जो जिस हुक के साथ आपने इसको हैंग किया हो, वो वाली जो हुक है, वो जो सपोर्ट है, वो फ्रिक्शनलेस होनी चाहिए आपके पास। और उसका जो मीडियम है वो भी फ्रिक्शनलेस होना चाहिए। सपोर्ट और मीडियम जो है ये दोनों फ्रिक्शनलेस होने चाहिए। तो ये सब प्रॉपर्टी जब मिलेंगी तो तब आपका एक आइडियल सिंपल पेंडुलम बनेगा, जिसको आप कहते हैं कि हम इसको तब जो है एज ए टाइम स्टैंडर्ड के तौर पे इस्तेमाल कर सकते हैं। लेकिन प्रैक्टिस में जो आपके पास पेंडुलम होता है उसकी आप ये सारी की सारी प्रॉपर्टीज़ जो है वो अचीव नहीं कर सकते। आप हैवी पॉइंट मैच जो है अचीव नहीं कर सकते। आप कोई ऐसी स्ट्रिंग नहीं बना सकते जो कि वेटलेस हो, फ्लेक्सिबल हो। फ्लेक्सिबल तो चले कर सकते हैं, इनएक्सटेंसिबल हो। ये चीज़ें हम आइडियली ही सिर्फ जो है वो सपोज कर सकते हैं। प्रैक्टिकली ये सारी चीज़ें जो है पॉसिबल नहीं है, और ना ही पॉसिबल है कि आप फ्रिक्शनलेस सपोर्ट और मीडियम जो है वो क्रिएट कर सकें। तो हम अब चलते हैं कि हम एक्चुअली जो पेंडुलम की बात करते हैं उसका आप टाइम पीरियड, फ्रीक्वेंसी जो है वो किन किन पैरामीटर के ऊपर जो है वो डिफाइन करते हैं। तो उसके लिए चलिए हम इसको एक्सप्लेन करते हैं कि हमारे पास एक और सिंपल पेंडुलम है जिसका आपके पास पर्टिकुलर मैथ जो है वो m है। और इस पेंडुलम की जो लेंथ है वो हमने l सपोज की हुई है। और इसका वर्टिकली डाउनवर्ड वेट एक्ट कर रहा है। और जब ये जो मैस है सिंपल पेंडुलम ये हैंग होगा तो इसकी टेंशन जो है वो टुवर्ड द फिक्स पॉइंट होगी। ये हमेशा याद रखें कि जो टेंशन है किसी भी स्ट्रिंग के अंदर वो ऑलवेज टुवर्ड द फिक्स पॉइंट होती है। अगर आप किसी भी रस्सी की बात करें जो दोनों तरफ से बंधी हुई है, तो इसकी टेंशन दोनों एंड्स पे होगी। और अगर एक एंड पे बंधी हुई है, आपने इस तरफ से जो है खींचा हो, तो इस तरफ एक एंड के अक्रॉस ही उसकी टेंशन की वैल्यू होगी। तो टेंशन जो है वो हमेशा टुवर्ड द फिक्स पॉइंट ही होती है। जो पॉइंट जो है उसका मूव नहीं कर रहा, रोटेट नहीं कर रहा। तो यहाँ पे जब आप इसके ऊपर फोर्स अप्लाई करेंगे इसको डिस्प्लेस करने के लिए, वही फोर्स जो कि न्यूटन सेकंड लॉ ने हमें डिफाइन की थी, F इज इक्वल्स टू ma। तो ये जो मैथ स्प्रिंग सिस्टम है जिसके ऊपर कोई भी एक्सटर्नल फोर्स एक्सर्ट नहीं कर रही, और वेट और टेंशन के अलावा, यानी कि एयर फ्रिक्शन को भी हमने यहाँ पे निगलेक्ट कर दिया, तो ये जो मैथ स्प्रिंग सिस्टम है ये अपनी पोजीशन से डिस्प्लेस हो जाएगा। कितना डिस्प्लेस होगा?
उस डिस्टेंस को हमने मान लिया है x। इस तरफ आपने इसके ऊपर जो है वो फोर्स अप्लाई की, तो वेट अगेन किस तरफ होगा, वो वर्टिकली डाउनवर्ड ही होगा। अब यहाँ पे टेंशन जो है वो, जैसा कि मैंने पहले भी कहा, कि हमेशा फिक्स पॉइंट की तरफ ही है, उसी सेंट्रल पॉइंट O की तरफ है। वेट इसका जो है वर्टिकली डाउनवर्ड एक्ट कर रहा है, और इस कंडीशन में हमने कहा कि इसने जो एंगुलर ट्विस्ट क्रिएट किया है, सॉरी एंगुलर जो रोटेशन है, उसको हम यहाँ पे मान लेते हैं कि वो आपके पास थीटा है। और नॉर्मली जब हम इसको सपोज करें, इसको ड्राइव आउट कर रहे हो विदाउट एक्सटर्नल फोर्सेस, विदाउट किसी भी फ्रिक्शनल फोर्सेस के अकॉर्डिंगली, तो आप इसको डिस्प्लेस करते हैं फॉर स्मॉलर एंगल। थीटा जो है यहाँ पे स्मॉलर एंगल के थ्रू आपने इसको जो है वो डिस्प्लेस किया हुआ है। तो मेट्रिक में हमने एक थ्योरम पढ़ा है कि आप किसी भी एक जो है वो इंक्लाइन लाइन को के ऊपर दो परपेंडिकुलर ड्रॉ करें, यानी कि दो वर्टिकल लाइन ड्रॉ करें, तो इन दोनों वर्टिकल लाइन के अकॉर्डिंगली बनने वाले जो एंगल्स हैं ये दोनों एक दूसरे के बराबर होते हैं। जैसे यहाँ पे तो बिल्कुल स्ट्रेट नहीं है, लेकिन आपको बात मेरी समझ आई होगी। तो दो दो आपके पास वर्टिकल लाइंस किसी भी इंक्लाइन लाइन को जो है वो क्रॉस कर रही हूँ, तो उनके साथ बनने वाले एंगल्स जो हैं ये आपस में जो है इक्वल होते हैं। तो यहाँ पे भी अगर हम इसको यहाँ पे एक्सटेंड करें इसी इंक्लाइन लाइन को, तो यहाँ पे आप देखें तो ये भी परपेंडिकुलर नीचे की तरफ है, और ये भी जो है आपका जो यहाँ पे भी एक्ट होने वाला वेट है ये भी परपेंडिकुलर डाउनवर्ड है। तो जितना एंगल यहाँ पे थीटा बन रहा है, ये वाला एंगल भी यहाँ पे क्या होगा, थीटा ही होगा। तो इसको अगर मैं यहाँ पे ज़्यादा थोड़ा सा बड़ा करके आपको दिखाना चाहूँ, तो ये जो आपके पास कंडीशन है जहाँ पे वेट डाउनवर्ड एक्ट कर रहा है, और ये आपकी कंडीशन है टेंशन, और इस तरफ जो है हमने बैकवर्ड इसको इसी लाइन को एक्सटेंड किया है। तो यहाँ पे अब हम देखना चाह रहे हैं कि जो वेट है ये यहाँ पे एक्चुअली किन किन पैरामीटर, किन किन कंपोनेंट्स में जो है वो डिवाइड हुआ है। यानी कि वेट एक्चुअली यहाँ पे तो डाउनवर्ड है, लेकिन ये इक्विलिब्रियम में नहीं रहेगा, ये बैकवर्ड मीन पोजीशन की तरफ बॉडी जो है वो मूव करेगी। अब बैकवर्ड अगर ये मूव कर रही है तो डेफिनेटली, जैसे हमने पहले भी जाना, कि बॉडी जो है वो एक्सट्रीम पोजीशन पे नहीं रुकती, बल्कि वापस इक्विलिब्रियम या मीन पोजीशन की तरफ आती है। वो आती है ड्यू टू द रिस्टोरिंग फोर्स। तो यहाँ पे हम जानेंगे कि ये जो रिस्टोरिंग फोर्स है ये किन पैरामीटर्स पे डिपेंड कर रही है। यहाँ पे इस केस में जैसे कि हमने पहले जाना था कि मैस स्प्रिंग सिस्टम के अंदर रिस्टोरिंग फोर्स जो है वो डिपेंड करती थी स्प्रिंग कांस्टेंट और उसके मीन पोजीशन से डिस्प्लेसमेंट के ऊपर। अब यहाँ पे भी हम देखेंगे रिस्टोरिंग फोर्स जो है किन पैरामीटर पे डिपेंड कर रही है। उसके लिए हमें क्या करना होगा, हमें इस पॉइंट के ऊपर इस बॉडी के जो है वो सारी फोर्सेस को, जितने भी इसके ऊपर फोर्सेस एक्ट कर रही हैं, उनको हमें कंपोनेंट में रिजॉल्व करना है, ताकि हम देख सकें कि कौन सा कंपोनेंट किसके साथ रिलेट कर रहा है। तो उसके लिए आप जानते ही हैं कि जब हम किसी भी वेक्टर को कंपोनेंट में रिजॉल्व करते हैं तो हम क्या करते हैं, परपेंडिकुलर ड्रॉ करते हैं। तो परपेंडिकुलर ड्रॉ करें तो थीटा के सामने वाला कंपोनेंट होता है उसका साइन वाला, ए साइन थीटा, और थीटा के साथ जो है उसको आप कहते हैं ए कॉस ऑफ थीटा। तो इस तरह यहाँ पे भी हम इसका परपेंडिकुलर ड्रॉ करेंगे जब, तो हम देख रहे हैं यहाँ पे एक कंपोनेंट इसका ये वाला है जो कि थीटा के सामने है, और एक डाउनवर्ड है। इसको अगर आप यूं रिलेट करें तो यूं इसको जान लें कि हमने यूं किया, ये आपके पास एम जी है। ज़रा इसको रोटेट करके इमेजिन करना है आपने। यहाँ से परपेंडिकुलर ड्रॉ करेंगे तो ये इसका कंपोनेंट बनेगा एम जी कॉस थीटा, और ये इसके सामने क्या होगा, एम जी साइन ऑफ थीटा। अब यहाँ पे भी आप देख लें तो इसके स्ट्रेट कौन सा कंपोनेंट है, एम जी साइन थीटा, और ये वाला कौन सा है, एम जी कॉस ऑफ थीटा। तो इस कंडीशन के अंदर आप देखें तो अब आपके पास ना टोटली यहाँ पे तीन कंपोनेंट्स हैं। एक टेंशन जो कि फिक्स पॉइंट की तरफ है, एक एम जी कॉस थीटा जो कि इस टेंशन की बिल्कुल ऑपोजिट डायरेक्शन में, और एक एम जी साइन थीटा जो कि इस पॉइंट के ऊपर एक्ट कर रही है। यही वो कंपोनेंट है जो रिस्टोरिंग फोर्स का जो है वो बायस बनेगा, जो बॉडी को वापस मीन पोजीशन की तरफ लाने का सबब बन रहा होगा, जो कि
एक्चुअली यहाँ पे एक्ट कर रहा है, लेकिन हमने यहाँ पे ड्रॉ किया उसको। तो चूंकि ये बहुत छोटी डायग्राम बनी थी, इसलिए मैंने इसको यहाँ पे थोड़ा सा जो है वो साइज में बड़ा करके जो है आपको बना के समझाने की कोशिश की है। होपफुली आपको इसके बारे में अंडरस्टैंडिंग होगी। तो अब टोटल 3 फोर्सेस 1 2 एंड 3। तो यहाँ पे अगर हम देखें तो जो टेंशन और एम जी कॉज ऑफ थीटा है, ये दोनों एक दूसरे के अक्रॉस एक ही लाइन में लेकिन अपोजिट डायरेक्शन में। तो इसका मतलब है ये जो टी बराबर है फोर्स एम जी कॉज ऑफ थीटा की, इन दोनों ने एक दूसरे के इफेक्ट को ख़त्म किया है, तभी ये जो मैस स्प्रिंग सिस्टम है ना तो अपवर्ड मूव करता है और ना ही डाउनवर्ड, जस्ट किस डायरेक्शन में, मीन पोजीशन की तरफ वापस। यानी कि इन दोनों का जो नेट इफेक्ट है वो किसके बराबर है, 0 के। तो यहाँ पे जब बॉडी वापस आएगी रिस्टोरिंग फोर्स की वजह से, रिस्टोरिंग फोर्स को हमने कहा क्या कहा है हियर, रिस्टोरिंग फोर्स इज Fr is equals to mg साइन ऑफ थीटा। अब चूंकि ये रिस्टोरिंग फोर्स है तो इसलिए हम इसके साथ माइनस साइन भी जो है वो अटैच करेंगे। रिस्टोरिंग फोर्स जो है चूंकि अप्लाइड फोर्स की अपोजिट डायरेक्शन में होती है, जो कि बॉडी को इक्विलिब्रियम पोजीशन की तरफ लाने की कोशिश करती है, इसलिए हम इसके साथ माइनस साइन जो है वो अटैच कर रहे हैं, माइनस एम जी साइन ऑफ थीटा। यही वो फोर्स है जो बॉडी की ऑसिलेशन का सबब बन रही है। तो जब बॉडी इस रिस्टोरिंग फोर्स की वजह से मीन पोजीशन पे आएगी, लेकिन वो मीन पोजीशन पे आने के बाद इनर्शिया की वजह से यहाँ पे रुक नहीं पाएगी, वो इससे आगे जो है वो डिस्प्लेस करेगी। कितना आगे जाएगी, वो इस मीन पोजीशन से आगे उतना ही मूव करेगी जितना कि राइट डायरेक्शन में एक्सट्रीम पोजीशन को उसने टच किया। तो यहाँ पे आपके पास रिस्टोरिंग फोर्स की ये वाली वैल्यू आ जाएगी। हम जानते हैं एज अप्लाइड फोर्स जो है वो किसके बराबर थी, F इज इक्वल्स टू एम ए के। इसको आप कह दें क्वेरी नंबर 1 और इसको बोल दें 2। तो अगेन हम जानते हैं कि ये दोनों फोर्सेस जो हैं ये दोनों एक दूसरे के जो है वो इक्वल है न्यूटन थर्ड लॉ के अकॉर्डिंगली। अकॉर्डिंग टू न्यूटन थर्ड लॉ, एम ए किसके बराबर है, माइनस एम जी साइन ऑफ थीटा के, एम एम के साथ कैंसिल आउट हो गया। अब हम यहाँ पे देख रहे हैं कि हमने एम जी साइन ऑफ थीटा लिखा था, और हमने, आपको याद हो तो हमने कहा था स्टार्ट में कि ये जो थीटा है ये आपके पास स्मॉलर एंगल है, और सिंपल पेंडुलम को प्रूव करने के लिए हमें थीटा को स्मॉल ही रखना पड़ेगा। यानी कि यहाँ पे आप यूँ कह सकते हैं कि सिंपल पेंडुलम के टाइम पीरियड या फ्रीक्वेंसी की जो कंडीशन है वो स्मॉलर एंगल ही है, स्मॉलर एंगल के थ्रू ही वो एप्लीकेबल है। तो इसके लिए हम यहाँ पे देखते हैं कि फॉर स्मॉलर एंगल हम यहाँ पे एक अप्रॉक्सीमेशन यूज़ करते हैं। थीटा जो है वो अप्रॉक्सीमेटली इक्वल होता है साइन थीटा की। यानी कि अगर आप थीटा को 0.001 को इस तरह से स्मॉलर एंगल जो है वो सपोज करें डिग्रीज में, तो और आप साइन की वैल्यू भी इसकी डिटर्मिन कर रहे हो, तो इसकी वैल्यू भी अप्रॉक्सीमेटली वही आएगी जो साइन थीटा की होगी। जो थीटा की वैल्यू है साइन थीटा की भी वही आएगी। सो आपका जो अबव रिलेशन है वो क्या बन जाएगा, ए इज इक्वल्स टू माइनस जी इंटू थीटा के बराबर। अब इससे नेक्स्ट चलने के लिए मैं आपको एक चीज़ रिकॉल करवाऊंगा। आप जानते हैं कि एक सर्कुलेटिंग बॉडी के अंदर अगर उसका रेडियस आर हो और उसने कुछ टाइम के लिए अपनी लेंथ ऑफ आर्क पर डिस्टेंस ट्रेवल किया हो एस, तो सेंटर पे वो एक एंगल बनाती है थीटा। इसका एक दूसरे के साथ जो रिलेशन है वो हमने ये पढ़ा हुआ है कि इसके दरमियान रिलेशन होता है थीटा बराबर होता है लेंथ ऑफ आर्क के ओवर रेडियस के, जिसको आप बाद में एस इज इक्वल्स टू आर थीटा लिखते हैं। अब यहाँ पे भी अगर हम इस सिंपल पेंडुलम के जो है इस कंप्लीट रोटेशन को मान लें, लाइक यूं है ना आपके पास पेंडुलम, तो यूं वाइब्रेट कर रहा है ये, आप इसकी इस रोटेशन को यूं मान लें कि इस ये पूरे सर्कल
का जो है सर्कल की एक आर्क ही है जिसकी लेंथ ऑफ आर्क x के बराबर है। थीटा जो है वो डिस्प्लेसमेंट है और लेंथ ऑफ पेंडुलम जो है ये इसका रेडियस है। तो यहाँ पे हम क्या कह सकते हैं, इफ थीटा इज द स्मॉलर एंगल with an arc of a circle, then we can say that, तो हम कह सकते हैं कि थीटा जो है ये किसके बराबर है आपके पास, लेंथ ऑफ आर्क डिवाइडेड बाई रेडियस की। और यहाँ पे जैसे मैंने अभी आपको बताया कि यहाँ पे लेंथ ऑफ आर्क क्योंकि यहाँ थीटा बहुत स्मॉल है तो उसका कर्व्ड पाथ स्ट्रेट पाथ के ही बराबर है, तो इसलिए हम इसको x ही लिख देंगे। और रेडियस किसके बराबर है, रेडियस यहाँ पे लेंथ ऑफ पेंडुलम के बराबर है। तो आपके पास थीटा किसके बराबर आ गया, x/l के। तो आपके पास ये जो इक्वेशन नंबर 3 है वो क्या बन जाएगी, सो इक्वेशन 3 बिकम्स, उसको आप यूँ डिफाइन कर सकते हैं -gx/l। इसको अगर हम रीअरेंज करें तो इसको हम लिख सकते हैं -g/l इंटू x। तो g और l जो है ये दोनों कांस्टेंट है, g ग्रेविटेशनल एक्सेलरेशन और l जो है पेंडुलम की लेंथ, ये भी चेंज नहीं होगी, ये दोनों कांस्टेंट पैरामीटर्स हैं। और x आपके पास यहाँ पे इसका एम्पलीट्यूड है, इसका डिस्प्लेसमेंट है। तो इन वेक्टर फॉर्म हम इसी को यूं लिख सकते हैं, a इज इक्वल्स टू -g/l इंटू x। यहाँ पे भी वही आप जस्टिफाई करेंगे, वही चीज डिफाइन करेंगे कि एक्सेलरेशन इज ऑलवेज डायरेक्टेड टुवर्ड द मीन पोजीशन एंड डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द डिस्प्लेसमेंट। एक्सेलरेशन की डायरेक्शन हमेशा मीन पोजीशन की तरफ है, मीन पोजीशन ये वाली पोजीशन, जब x जो है वो 0 था यहाँ पे। तो हम सिंपल हार्मोनिक मोशन के लिए हम जानते हैं कि हमारे पास एक्सेलरेशन जो है वो किसके बराबर है, -ω²x के। इन दोनों को आप जो है वो कंपेयर कर दें, क्वेरी नंबर 4 और 5। तो जब हम इनको कंपेयरिंग करेंगे, कंपेयरिंग 4 एंड 5, तो आप इनको लिख सकते हैं -ω²x, क्योंकि ये भी एक्सेलरेशन है और ये भी एक्सेलरेशन है और दोनों को आप कह रहे हैं ये दोनों सिंपल हार्मोनिक मोशन ही है, तो इन दोनों के एक्सेलरेशन जो है वो भी एक दूसरे के बराबर होंगे। तो यहाँ पे आप देखें तो x के साथ माइनस माइनस के साथ, तो ω² किसके ऊपर आ गया, g/l, और ओमेगा को आप लिख सकते हैं g/l√। आपने साथ जब ये एक टॉपिक कंप्लीट कर लें तो इसको आपने प्रीवियस जो टॉपिक है हॉरिजॉन्टल मैथ स्प्रिंग सिस्टम उसके साथ कंपेयर भी करना है। तो उसमें हम देखते हैं कि जो ओमेगा है वो डिपेंड करता है मैस ऑफ द वाइब्रेटिंग बॉडी के ऊपर हॉरिजॉन्टल मैथ स्प्रिंग सिस्टम में और स्प्रिंग कांस्टेंट के ऊपर। लेकिन सिंपल पेंडुलम के अंदर जो एंगुलर फ्रीक्वेंसी है ये मैस पे डिपेंड नहीं कर रही है, डिपेंड कर रही है ग्रेविटेशनल एक्सेलरेशन और लेंथ के ऊपर, सिंपल पेंडुलम की लेंथ के ऊपर। इसको आप कह दें इक्वेशन नंबर 6। तो अगेन आप उसी तरह ही टाइम पीरियड और फ्रीक्वेंसी डिटर्मिन करेंगे जैसे हमने पहले की थी। तो यहाँ पे भी मेथड वही है, हमने ये सारी जो जो सिंप्लीफिकेशन है, पहले हमने रिस्टोरिंग फोर्स डिफाइन की, फिर वहाँ से एक्सेलरेशन का रिलेशन निकाला, एक्सेलरेशन के रिलेशन को सिंपल हार्मोनिक मोशन के रिलेशन के साथ कंपेयर किया, तो वहाँ से ओमेगा एंगुलर फ्रीक्वेंसी डिटर्मिन कर लिया। तो अब आप अगेन जो है इसी को यूज़ करके फ्रीक्वेंसी और टाइम पीरियड जो है वो डिफाइन करेंगे। और फ्रीक्वेंसी जो है उसके बारे में हम अगेन वही रिलेशन बताते हैं कि लीनियर के एंगुलर के साथ रिलेशन ये है। तो f जो है वो किसके बराबर आ जाएगा, 1/2 पाई इंटू ओमेगा के। तो आप यहाँ से 6 इक्वेशन यूज़ कर सकते हैं, यूजिंग इक्वेशन नंबर 6। तो आपके पास ये फ्रीक्वेंसी आ जाएगी 1/2 पाई अंडर रूट g/l।
तो फ्रीक्वेंसी जो है वो लेंथ ऑफ द पेंडुलम और ग्रेविटेशनल एक्सेलरेशन पे डिपेंड करती है। इसी तरह जो टाइम पीरियड है ये रेसिप्रोकल होता है इसका फ्रीक्वेंसी का। आप यूं भी डायरेक्टली डिटरमिन कर सकते हैं या फिर आप इसको ये भी लिख सकते हैं यहाँ से ही, ओमेगा इक्वल है 2 पाई/टी के। तो टाइम पीरियड किसके इक्वल आ जाएगा, 2 पाई/ओमेगा, जिसको आप जो है वो लिखेंगे टाइम पीरियड को 2 पाई/L/G, डिवाइडेड में G/L होगा, तो ये जब ऊपर जाएगा तो L/G आ जाएगा आपके पास। तो ये आपके पास टाइम पीरियड का रिलेशन है। अब आप इसी ओमेगा को यूज करके इंस्टेंटेनियस डिस्प्लेसमेंट G/L/√T और इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी जो है इनको भी आप जो है वो एक्सप्लेन कर सकते हैं, डिफाइन कर सकते हैं। x0² - x², ये आपके पास इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी और इंस्टेंटेनियस डिस्प्लेसमेंट के रिलेशन है। तो यहाँ तक आपका टॉपिक कंप्लीट है, लेकिन हमने इसकी जो एक्सप्लेनेशन है उसमें कुछ चीज़ें जो है एक्स्ट्रा ऐड करनी है, लाइक टाइम पीरियड और फ्रीक्वेंसी जो है ये किस किस तरह से वेरी कर सकते हैं। तो उसके लिए हम इसको यूँ एक्सप्लेन करते हैं कि यहाँ पे आप देखें तो लेंथ के साथ टाइम पीरियड डायरेक्टली रिलेटेड है, जो कि स्क्वायर रूट ऑफ लेंथ के साथ डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है, जबकि फ्रीक्वेंसी जो है वो स्क्वायर रूट ऑफ लेंथ के इन्वर्सली प्रोपोर्शनल है। इसका मतलब है लेंथ जब हम इंक्रीज करेंगे तो टाइम पीरियड बढ़ जाएगा और फ्रीक्वेंसी जो है वो उसकी कम होगी। लेकिन जी जो है ग्रेविटेशनल एक्सेलरेशन है, इसकी वैल्यू एक हॉरिजॉन्टल लेवल पे सेम रहती है, लेकिन एल्टीट्यूड के साथ साथ हम देखते हैं ग्रेविटेशनल एक्सेलरेशन जी जो है इसकी वैल्यू डिक्रीज होती जाती है। तो जैसे जैसे आप एल्टीट्यूड के साथ जी की वैल्यू बताते जा रहे हैं, कम हो रही है, तो इस तरह टाइम पीरियड और फ्रीक्वेंसी जो है ये भी चेंज होंगे। इसका मतलब अगर आपसे पूछा जाए यहाँ पे और मरी में जो है जी की वैल्यू के अकॉर्डिंगली आप बताएं कि टाइम पीरियड कहाँ पर ज़्यादा होगा, तो जी की वैल्यू चूंकि यहाँ पे आपके पास जो है वो ज़्यादा है, वहाँ पे कम है, तो यहाँ पे जी की वैल्यू कम होगी, वहाँ पे टाइम पीरियड जो है वो ज़्यादा होगा इन्वर्सली रिलेशन की वजह से। लेकिन फ्रीक्वेंसी जो है वो जो इसकी जो है वो इसके टाइम पीरियड के अपोजिटली वेरी कर रही होगी। तो इस तरह ये जो है इसके अकॉर्डिंगली क्वेश्चन भी जो है पूछे जा सकते हैं। इसी तरह आपसे पूछा जाए कि फर्स्ट पेंडुलम क्या होता है। फर्स्ट पेंडुलम वो पेंडुलम है जिसका टाइम पीरियड जो है वो 1 सेकेंड हो। और आपसे ये भी एक क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि फाइंड द लेंथ ऑफ फर्स्ट पेंडुलम। तो आपने क्या करना है, इसी रिलेशन में वही जो ऊपर वाला है, इसी रिलेशन से आपने लेंथ जो है वो डिटरमिन कर लेनी है। तो यहाँ से लेंथ का रिलेशन आपके पास आ जाएगा 1/4 पाई² T² × G। तो यहाँ पे टाइम पीरियड टी की वैल्यू, जी की वैल्यू 9.8 और ये वैल्यू पुट करके आप लेंथ जो है फर्स्ट पेंडुलम की वो डिटरमिन कर सकते हैं। इसी तरह सेकंड पेंडुलम क्या होगा, सेकंड पेंडुलम वो नहीं कि दूसरा पेंडुलम, बल्कि वो पेंडुलम जिसका टाइम पीरियड 2 सेकंड हो। तो आप सेकंड पेंडुलम के लिए आप टाइम पीरियड की वैल्यू 2 पुट करके लेंथ जो है वो डिटरमिन कर सकते हैं, और आपने इनकी वैल्यूज डायरेक्ट भी याद रख लेनी है। फर्स्ट पेंडुलम की जो लेंथ है वो आपके पास होती है 0.25 और सेकंड पेंडुलम की 0.99 मीटर होती है। तो ये था बेटा आपका आज का लेक्चर, जिसमें हमने बड़ी डिटेल के साथ देखा कि सिंपल पेंडुलम के साथ सिंपल पेंडुलम जो है वो एक सिंपल हार्मोनिक मोशन की ही तरह है। इसका टाइम पीरियड फ्रीक्वेंसी जो है वो भी वैसे ही वेरी करती है जैसे सिंपल हार्मोनिक मोशन की होती है। इस तरह वेलोसिटी और एक्सेलरेशन जो है वो भी वैसे ही वेरी करता है, यानी कि आपके पास मीन पोजीशन पे एक्सेलरेशन 0 होता है ड्यू टू यूनिफॉर्म वेलोसिटी, और वेलोसिटी जो है ये आपकी मैक्सिमम है। जबकि एक्सट्रीम पोजीशन पे वेलोसिटी मिनिमम, जिसको आप 0 कह रहे हैं, और एक्सेलरेशन के अंदर मैक्सिमम होता है ड्यू टू मैक्सिमम रेट ऑफ चेंज ऑफ वेलोसिटी। इसी तरह सिंपल हार्मोनिक मोशन में भी यही कंडीशन थी। तो ये था आपका आज का लेक्चर। नेक्स्ट लेक्चर तक के लिए अल्लाह हाफिज़।